हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊँगा जो यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियली बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, खासकर आप लोग का जो 27 फरवरी को एग्जाम होने वाला है विज्ञान का, उसके लिए मॉडल पेपर जारी की है, इसको मैं सॉल्व कराऊँगा। देखो, अगर मैं बात करूँ पिछले हिंदी का जो वीडियो हुआ आप लोग का पेपर हुआ है या फिर जो मैथ का पेपर हुआ है या जो भी अलग सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, सब में देखा गया है कि जो ये आप लोग का जो मॉडल पेपर है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन हर एक आप लोग के पेपर कोड में फंस रहे हैं, तो इसलिए इसको सॉल्व करना बेहद जरूरी है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेता हूं और वीडियो के अंत में मैं आपको वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बड़े बड़े हैं, 6-6 मार्क वाले, 4-4 मार्क वाले हैं, उनको बताऊंगा कि इनको इनको आप याद कर लेना, आपके एग्जाम में वो फंसेंगे। जी हमें दोस्त, तो चलो सबसे पहले यहां से हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन चलो यहाँ थोड़ा मैं दो बकवास कर देता हूँ आपके लिए। अगर आपको पसंद आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ना पसंद आए तो यार माफ कर देना। देखो, पहली आप लोग ये मेरा नंबर लिख लो, 85 42 86 64 46। देखो, गलत नंबर मत लिखना, ठीक है? 85 42 86 64 46। आप विज्ञान का पेपर होगा तो इस पेपर पे अच्छे से पीडीएफ बनाकर भेज देना, या फोटो भी भेजना, तो हर एक पेज का अच्छे से भेजना। क्लियर? और सेकेंड चीज, जितने भी आपके 9th के जो स्टूडेंट है यार, 10th में इस साल अब जाएंगे आपके छोटे भाई, उनको मेरे चैनल के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है? जल्द में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद नया बैच स्टार्ट कर दूंगा बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। ठीक, अब चलो हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। यहाँ देखो, अपवर्तन की बात कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं एक नेत्र का मान लो ये नेत्र है आप लोग ये ऐसा तो ये नेत्र टाइप का नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मान लो ये नेत्र है। अगर इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो प्रकाश आ रहा है, तो देखो यहाँ पे जब प्रकाश आएगा तो ये क्या होगा कि इधर वायु है तो इधर तो विरल माध्यम हो जाएगा भाई साहब, ठीक है? और इधर आंख के अंदर अब ये सघन हो जाएगा। यानी ये हम लोग का एक तरह से मेन ये बिंदु है यहाँ पे, ये हम लोग का ये मेन बिंदु है। आप लोग यहाँ देखे होंगे कि ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो यह विरल से सघन में मतलब यहाँ प्रवेश करेगा तो यहीं पे सबसे ज्यादा विचलित होगा, एकदम आंख के ऊपरी भाग पे। और आंख का एकदम ऊपरी भाग जो होता है उसको स्वच्छ मंडल या कार्निया बोलते हैं। क्लियर है? और इधर पीछे यहाँ पे रेटिना होता है। अगर आंख में अगर कोई व्यक्ति हर चीज को स्पष्ट देख ले रहा है, यानी स्वस्थ आंख के लिए जो प्रतिबिंब बनता है, याद रखना, रेटिना पे हमेशा बनता है। ठीक, और आंखों में दो दो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, आप सब लोग जानते हो। एक दूरदृष्टि दोष, मुख्य रूप से दो दोष, और एक ये निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब इस रेटिना से दूर बनता है, इधर आंख मतलब रेटिना के इधर पीछे बनता है, ठीक है? और निकट दृष्टि दोष में इधर आगे बनता है, रेटिना के इधर आगे बनता है। तो देखो यहाँ हमने कितना 4 क्वेश्चन क्लियर कर लिया, ठीक है? चलो आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, थोड़ा इसको मैं इरेज भी कर देता हूं साथ में। सेकंड नंबर, ठीक है? सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बोल्टता को निरूपित करता है। देखो, बोल्टता, बोल्टता मींस ये विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक है? बोल्ट या बोल्टता जिसको आप बोल सकते हो। तो विभवांतर भी इक्वल टू क्या होता है भाई? विभवांतर भी इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है? यानी विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा आवेश। और आवेश को चूंकि हम लोग आवेश, देखो विद्युत धारा I इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा, आवेश बटा समय होता है। तो यहाँ आवेश बराबर ये T इधर जाएगा तो Q इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से सीधे V इक्वल टू हम लोग का W रह देता हूँ, और Q की जगह यहाँ I इंटू टी हम लोग लिख सकते हैं। यानी हम लोग वोल्टता को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि किया गया कार्य बटे में विद्युत, किया गया कार्य बटे में विद्युत धारा गुणे समय, और किया गया कार्य बटे में, देखो यहाँ स्लैश मीन्स बटा विद्युत धारा गुणे समय। यानी पहला ही ये कथन सही हो जाएगा। अलग अलग यहाँ पे कथन दिया हुआ है, ये सब कथन गलत हो जाएंगे, ये पहले वाला सही हो जाएगा। क्लियर? चलो यहाँ पे उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब, वस्तु को ही बिंब बोलते हैं, से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ओके, हमें कह रहा है कि अवतल दर्पण किस स्थिति में रखा जाए या किस स्थिति में हो कि वह क्या करे कि वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाए। ये देखो, ये मैटर करता है। तो ये किस स्थिति में होता है? देखो, फर्स्ट आप लोग का ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि जब वस्तु यानी जो बिंब हो, वस्तु हो, दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। तो क्या ये आपका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए? जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये तो बिल्कुल भाई गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर यहाँ पे स्थित हो, जब मतलब जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वो प्रतिबिंब तो एकदम समान आकार का ही बनता है, ठीक है? यहाँ पे देखो समान ये बनता है, ठीक है?
सेकंड कथन है तो ये पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें वास्तविक कहा है और बड़ा कहा है। और सेकंड यहाँ कथन है कि जब वस्तु यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो तो बड़ा बनता है भाई साहब, लेकिन आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी बनता है। तो यहाँ बड़ा वास्तविक कहा है, तो ये भी ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। थर्ड है कि जब वस्तु यानी वही बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तब वस्तु का बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट ग वाला ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है। और 4 में जब वस्तु दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूर पर हो तो ये तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलो ये हम लोग का थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा नंबर क्या है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। ओके, यहाँ पे कोई पीछे विद्यार्थी बैठा है और यहाँ पे श्यामपट्ट पे जो लिखा है अक्षर उसको पढ़ सकता है, परंतु पाठ्यपुस्तक में लिखे अक्षर को नहीं पढ़ सकता, यानी नजदीक स्थित जो पाठ्यपुस्तक है उसको नहीं पढ़ पा रहा है। इसका मतलब कि उसको क्या है? निकट दृष्टि दोष है। क्या है? निकट दृष्टि दोष है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यहाँ दिया कि इनमें से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। ओके, यहाँ पे देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो हम लोग की स्वस्थ आंखें होती है, ठीक है, स्वस्थ आंख होती है, तो उसके लिए आप जानते हो कि न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर? अब जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो क्या होता है कि ये निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर इधर आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन में हमें क्या दिया है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु से दूर हो गया है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु से पास आ गया है, ये तो गलत हो जाएगा, पास नहीं जाता है, दूर चला जाता है। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास, ये दूर बिंदु का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो तो ये आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि 5 प्रतिरोधक हमें क्या दिया कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का प्रयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। देखो निम्नतम प्रतिरोध जहां बोले तो जो भी प्रतिरोध दिया है उसको आप लोग समांतर क्रम में जोड़ दो। तो ये देखो 1/5 ओम के हम लोग के कितने 5 मतलब प्रतिरोध है। तो देखो यहां से हम लोग का अगर इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़े तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 1/r, मतलब जितना भी प्रतिरोध हम लोग ले लेते हैं। तो अगर यहाँ से जोड़ेंगे तो इस यहाँ ध्यान देना ये 1/5 है, मतलब यहाँ 5 अगर R1 का मान देखें तो वो कितना है 1/5 है, R2 का मान देखें तो वो 1/5 है, R3 का मान देखें तो 1/5 है। मतलब इसी तरह 5 प्रतिरोधक है, क्योंकि यहाँ क्या है कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक का 1/5 ओम है जो प्रतिरोध है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि इस फार्मूले पे चलो हम लोग इनको रख लेते हैं। R1 के जगह हम लोग 1/5, R2 की जगह 1/5 रखते हैं, तो देखो क्या होता है। तो यहाँ मैं नीचे कर लेता हूँ और यहाँ करते हैं। देखो ये 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटे में R1 की जगह 1/5 रखेंगे, तो देखो यहाँ 1/5 रखेंगे और प्लस इसी तरह हम लोग मतलब पांचों को यहाँ पे रखते जाएंगे। तो होगा क्या कि देखो जब ऐसा हो जाता है तो आप सब जानते हो कि ऐसा हो जाता है तो ये जो नीचे वाला होता है ऊपर जाकर पलट कर गुणा हो जाता है, यानी 5/1 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ 5 हो जाएगा, पहले में, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5 और पांचवें में, यानी इस तरह 5/5 ओम हो जाएगा और सब मिलकर ये 25 ओम हो जाएगा। यानी 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोग का 25 ओम हो जाएगा। तो यहां से चूंकि हमें R का मान ज्ञात करना है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो R इधर जाएगा तो मतलब 25 इधर आएगा तो बट्टे हो जाएगा, यानी 1/25 बराबर R हो जाएगा। तो यानी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, अगर कैलकुलेशन में अगर मैं जल्द में बता दिया, अगर दिक्कत हो रही तो आप कर लेना। तो R इक्वल टू 1/25 ये वाला बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/5 ओम के, ठीक है, 5 प्रतिरोधकों को हम लोग मतलब इनसे हम लोग निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करें तो वो 1/25 ओम होगा। सिंपल। चलो उसके बाद हम लोग ये 6 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित क्षैतिज तार से पूर्व से पश्चिम की ओर कोई धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट, यानी इधर हम लोग की धारा प्रवाहित हो रही है, इधर हम लोग की क्या है धारा की दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ कह रहा है कि उत्तर से या नॉर्थ से साउथ की ओर किस बिंदु पे होगी, और यहाँ हमें ऑप्शन दिया है
एक मिनट, यहाँ ऑप्शन दिया है कि तार के ठीक ऊपर होगी या तार के ठीक नीचे होगी या कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित है या फिर यहाँ पे कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसको किस नियम द्वारा ज्ञात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पे किस नियम द्वारा ज्ञात करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, अपने बाएं हाथ के नियम द्वारा हम लोग सीधे हाथ, ठीक है, बाएं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सीधे हाथ यानी दाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात करेंगे। इसमें जो ये विद्युत धारा आपको दिख रही है जिधर बह रही है, ठीक है, ये विद्युत धारा इधर बह रही है, तो आप अपने सीधे हाथ को, अपने सीधे हाथ के अंगूठे को, ठीक है, मान लो यहाँ पे देखो ये आपके सीधे हाथ का अंगूठा हो गया और जो आपकी चारों अंगुलियां हो जाएंगी कुछ इस प्रकार हो जाएंगी, ऐसे मतलब इस तार को पकड़ोगे तो ये इस तरफ, मतलब इस तरफ पकड़ लेगा और अंगूठा कुछ इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप लोग का मतलब ऐसे तो ये आपने हथेली में इस तार को पकड़ लिया, ये बीच में आप लोग का तार है और अंगूठा इस प्रकार हो जाएगा। तो आप लोग देखोगे कि आपका मतलब जो अंगूठा है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। कहाँ? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ दो तरह दिशाएं होगी, ऊपर की तरफ दिशा कुछ इस प्रकार की हो जाएगी और नीचे की तरफ दिशा इस प्रकार हो जाएगी। तो हमें कह रहा है कि नॉर्थ से साउथ की ओर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा उस बिंदु पर होगी। तो किस बिंदु पे ये उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा होगी? तो इस तार के नीचे की तरफ, तो तार के ठीक नीचे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं, ये 6 के बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? देखो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, ठीक है, या फिर अवतल लेंस हो, सभी के द्वारा, देखो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, सभी के द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा ही बनता है। तो ये वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन सब के लिए। क्लियर? चलो, तो ये हम लोग के 7 प्रश्न हुए। जी हाँ मेरे दोस्त, ये 7 प्रश्न आप लोग के फिजिक्स वाले पार्ट से हुए। अब चलो हम लोग केमिस्ट्री वाले पार्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं, यानी यहाँ पे जो ख है, यहाँ पे उपखंड ख है, इसको देख लेते हैं। देखो, पहला इसमें क्या प्रश्न है कि एक मिश्र धातु, कोष्ठ में भी मिश्र धातु है भाई, एक मिश्र धातु जो है वो क्या है? मिश्र धातु क्या होती है? जैसे दो तत्व हो गए, एक मान लो यहाँ तत्व हो गए, एक यहाँ तत्व हो गया, तो इन दोनों तत्वों का मिश्रण होता है, इन दोनों तत्वों का एक मिश्रण होता है। और मिश्रण भी कैसा होता है? समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण जैसे आप देखो, जैसे अगर चीनी और पानी को देखो, हम लोग चीनी प्लस पानी को आपस में घोलते हैं तो चीनी इसमें पूरी तरह पानी में घुल जाती है, कुछ देर बाद आपको चीनी दिखाई नहीं देगी, तो ये होता है समांगी मिश्रण, ठीक है। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे हम लोग मान लो गिट्टी है, आप लोग के घर गिट्टी है और बालू है, दोनों को एक में मिला दें तो वहां गिट्टी बालू दोनों हमें दिखेगा, तो वो विषमांगी मिश्रण होता है। तो जो मिश्र धातु भी होती है, जब हम दो धातुओं को मिलाते हैं तो उनमें से किसी एक ही धातु का गुण हमें या दिखाई देता है या रंग दिखाई देता है, या पूरा दोनों में से किसी का भी नहीं दिखाई देता है, मतलब एक गुण मिलता है, सिंपल। तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह एक समांगी मिश्रण हो जाएगा। दो धातुओं मतलब मिश्र धातु हो गई, वो क्या होगी? एक समांगी मिश्रण होगी। ये गो वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा इसके लिए, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं, जैसे अगर मैं जिंक का तांबा नहीं पीतल का उदाहरण लेता हूँ, पीतल का ले लेता हूँ, पीतल का उदाहरण ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जो पीतल होता है, जैसे वो क्या होता है कि जिंक और आप लोग का तांबा से मिलकर बना होता है, ठीक है, और यह बिल्कुल अलग होता है इन दोनों से। चलो आगे हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग इसके बाद ओके, यहाँ 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न में यहाँ थोड़ा इरेज मैं चीजों को कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। 1 मिनट माफ करना थोड़ा। चलो यहाँ पे इस प्रश्न को मैं आपको समझाता हूँ। ये 9 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। देखो इस सवाल से रिलेटेड मतलब इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में, और सारा इसका चिट्ठा ही मैं खोल देता हूँ। देखो, आपका सबसे पहले आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वे हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे आपने खूब पढ़ा होगा ऐसे, ये संरचनाएं दी हुई हैं अपने केमिस्ट्री के साथ चौथे चैप्टर में, ये आप लोग का है, ठीक। तो देखो, जो आप लोग का ये हाइड्रोकार्बन है, ये 2 पार्ट में बटा होता है, ठीक है, 2 पार्ट में आपका बटा होता है। एक क्या होता है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। असंतृप्त, सॉरी यार, तृप्त, ये यहाँ पे मात्रा रहेगा, ठीक। अब देखो,
संतृप्त में क्या आता है, तो आपने एल्केन एल्काइन का नाम सुना होगा। तो जो आपका एल्केन होता है, एल्केन में क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन होता है उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, और यह आप लोग का संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, जिसका सामान्य सूत्र आप लोग जानते हो CnH2n+2 होता है। और जो आपके एल्कीन, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन दो होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। आपका जो एल्कीन है इसमें मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, जो एल्कीन समूह का तत्व मतलब यौगिक रहेगा या संरचना रहेगी, और जो एल्काइन समूह का मतलब जो तत्व नहीं मतलब वही यौगिक या जो संरचना रहेगी उसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही होगा। तो ये दोनों आप लोग के अगर संरचना के हिसाब से दे दे छाटने को, तो आप इस बांड के हिसाब से समझ लोगे कि भाई जिसमें डबल और ट्रिपल बांड रहेगा वो क्या चल जाएगा, वो असंतृप्त में चला जाएगा, और इसमें एकल बांड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच वो संतृप्त में चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको पहचान जाओ, इसमें हमें क्या पूछ रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त पूछ रहा है। तो देखो यहाँ सिंगल बांड सिंगल बांड सिंगल बांड, तो भाई ये तो पूरी तरह से एक तरह से संतृप्त है, ठीक है, ये तो एल्केन ग्रुप का है, ये तो संतृप्त है। यहाँ देखो सिंगल बांड, लेकिन यहाँ एक डबल बांड है, तो एक डबल बांड तो ये किस में चला जाएगा, एल्कीन में चला जाएगा, और एल्कीन असंतृप्त होता है, तो ये आप लोग का असंतृप्त हो गया, ठीक है। यहाँ देखो तीसरा में हर जगह देखो यहाँ भी सिंगल बांड सिंगल बांड सिंगल बांड, तो ये आपका संतृप्त हो गया। और यहाँ पे देखो नीचे आप लोग का, नीचे इसमें देखो यहाँ पे डबल बांड है, इसका मतलब कि और ये असंतृप्त चला जाएगा। यानी इस प्रकार आप लोग का, ठीक है, ये सेकेंड वाला, बी वाला और डी वाला आपका असंतृप्त है। तो ये तो कथन था, ऑप्शन था, हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि कौन कौन सा सही, तो ए तथा बी नहीं, ये तो हम लोग का संतृप्त है, बी तथा डी ये बिल्कुल राइट है। देखो हम लोग का बी और डी ये दोनों असंतृप्त है, तो ये हम लोग का ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर, तो ये हम लोग का ये भी प्रश्न क्लियर। अब चलो हम लोग 10वां प्रश्न कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, देखो 10 नंबर प्रश्न में दिया है, यहाँ पे ध्यान देना कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसके साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न करता है। यहाँ पे लिखा भी गया है, देखो इसके साथ उष्मा भी उत्पन्न करता है। तो देखो जैसे ठोस कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO होता है, ठीक। यह जब जल से अभिक्रिया करता है, H2O से अभिक्रिया करता है, तो होता क्या है कि यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ठीक है, ट्वाइस का निर्माण करता है, ठीक है, और प्लस उष्मा का निर्माण करता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि चलो आगे अभी हम लोग देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में जाते हैं। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया को तो चूने का बुझना कहते हैं। जैसे ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, ये बुझा हुआ चूना होता है, तो ये चूने का बुझना, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर, ओके, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है अब कह रहा है कि ये जल में घुलकर इसका विलयन बनता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझने तथा विलयन बनने के लिए सत्य है? ओके, पहला चूने के बुझने के लिए और दूसरा विलयन बनने के लिए सत्य है। दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं, ध्यान दो। तो चूने के बुझने के लिए कौन सा सत्य है कथन, तो देखो यहाँ उष्मा छेपी लिखा है। तो यहाँ देखो ये हम लोगों ने देखा कि पहला यहाँ चूने बनने की प्रक्रिया में यहाँ उष्मा का निर्माण हो रहा है। तो जहाँ उष्मा का निर्माण होता है उसमें मतलब कौन सी अभिक्रिया होती है भाई साहब, तो उसमें आप लोग की उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। जहाँ उष्मा का निर्माण होता है वहाँ उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ हम लोग का यहाँ उष्मा छेपी अभिक्रिया है यहाँ इस चूने के पानी के बनने में। और यहाँ पे देखो इसके विलयन बनने में, मतलब ये कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घुलते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, तो यहाँ OH आयन देता है, ठीक है। और OH आयन आप लोग जानते हो किसका होता है भाई, ये तो क्षारकों का होता है एक तरह से। और क्षार का पीएच मान आप जानते हो क्या होता है, 7 से अधिक होता है भाई साहब। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी, ये वाला एक ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह उष्मा छेपी अभिक्रिया ये वाला, यानी दोनों ये कथन सत्य हो जाएंगे, बी और सी। तो हम लोग का ऑप्शन में ए बी गलत, बी और सी, ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तो कथन था और इसके लिए ये ऑप्शन था, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये प्रश्न संख्या हम लोग की 10 हो गई। चलो अब हम लोग 11 नंबर, 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि एक परमाणु की परमाणुिक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। ओके, सही प्रदर्शन हमें बोल रहा है कि परमाणुिक त्रिज्या के लिए कौन सा है।
अब देखो यहाँ पे आप KLMN कोषों के तो बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ देखो जैसे ये हम लोग का पहला दिया है, तो पहला में देखो हम लोग का ये देखो इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, पहले कोष में, दूसरे में भी है, और यहाँ देखो ये तीसरा है, यहाँ पे इसमें भी है। तो यहाँ और यहाँ देखो ये त्रिज्या हम लोग की केवल यहाँ पे दर्शाया गया है इतना, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, हम लोग को पूरा ना दर्शाना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा प्रदर्शन। अब देखो यहाँ हम लोग की त्रिज्या यहाँ से और यहाँ तक ये त्रिज्या दर्शाई गई है, और इलेक्ट्रॉन हम लोग का यहाँ पहले में ही है, यहाँ मतलब यहाँ है, या इसका मतलब कि ये सही प्रदर्शन है बी वाला बिल्कुल। और थर्ड में देखो, थर्ड में हम लोग का क्या है कि हम लोग को यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और अंत में तो ये हम लोग का वो अब नाभिक होता ही है, और ये पूरा आप लोग का देखो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, देखो तीर से, यहाँ देखो तीर से आप लोग का पूरा ये दर्शाया गया है यहाँ से यहाँ तक, यानी ये भी सही प्रदर्शन है। और यहाँ पे देखो, यहाँ तो देखो केवल ये अंत में यहाँ पे तीर देखो, यहाँ तीर अंत में लगी है, मिटा देता हूँ, अंत में लगी है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ अंत में केवल लगी है। हालांकि इलेक्ट्रॉन हम लोग के तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तो हम लोग का प्रदर्शन गलत हो जाएगा। तो ये हम लोग का सेकेंड और थर्ड वाला जो प्रदर्शन है वो सही हो जाएगा। तो सेकेंड और थर्ड यहाँ देखो ये बी वाले में है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अब चलो इसके बाद हम लोग अगला 12 नंबर प्रश्न कर लेते हैं भाई साहब। 12 नंबर प्रश्न क्या है, ओके ये मिलान वाला है, कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मिलान करना है। देखो ब्लीचिंग पाउडर किससे संबंधित है भाई साहब, ये हमें बताना है। तो भाई ब्लीचिंग पाउडर एक प्रति अम्ल के रूप में कार्य करता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, वो होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगला हम लोग का बेकिंग सोडा। ओके बेकिंग सोडा किसके यूज में आता है, तो यहाँ पे देखो ध्यान देना यार, ये माफ करना हम लोग का ये हम मतलब गलत यहाँ पे मैंने कर दिया, 1 मिनट, प्रति अम्ल के रूप में ये नहीं, ठीक है, बेकिंग सोडा यूज होता है, ये प्रति अम्ल के रूप में बेकिंग सोडा यूज होता है। और ब्लीचिंग पाउडर तो भाई विरंजक के रूप में उपयोग होता है, ऊनों का रंग उड़ाने में उपयोग होता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग होता है। जो पेयजल होता है, पीने योग्य जल होता है, उसको जीवाणु रहित करने में भी इसका उपयोग होता है। क्लियर। तो यहाँ विरंजक के रूप में यहाँ दिया है विरंजक, तो इसका विरंजक के रूप में भी उपयोग होता है, तो इस पे आ जाएगा। तो हम लोग का पहले का ए का हम लोग का सी, और बी का हम लोग का किस पे जाएगा, बी का हम लोग का डी पे जाएगा। तो अब ऑप्शन देखो, अब इसमें सभी करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन काट लो ना। अगर मान लो कि आपको ये 2 मालूम नहीं है, नीचे वाला मान लो आपको 2 मालूम भी नहीं है और 2 मालूम है, तो आप ऑप्शन इसमें एलिमिनेट करो, ऑप्शन काटो। ए का सी देखो, यहाँ पे ए का बी पे गया है तो गलत, ए का सी तो ठीक है, ये ए का सी पे गया है, ए का सी ये भी ठीक है, ए का बी पे गया है तो ये गलत। 2 ऑप्शन आपने खत्म कर लिया केवल ए के हिसाब से, और बी के हिसाब से बी का डी पे जा रहा है, तो देखो बी का यहाँ पे बी पे जा रहा है तो ये गलत, तो ये बच्चा तो आपका ये सही हो जाएगा, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ बी का डी पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये गौ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो चलो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है यहाँ पे कि डॉट 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 नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। भाई कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो देखो भाई जो अम्ल होता है, ठीक है, जो अम्ल होता है यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्लियर। और जो क्षारक होते हैं, ठीक है, या जिसको आप क्षार भी कह सकते हो, ठीक है, वो क्या करते हैं कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो आप लोग ये याद रखना कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो क्षारक या क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये क्वेश्चन एक मतलब दोनों में से एक निश्चित है, आना ही आना है। चलो अगला हम लोग 13 के बाद 14 नंबर यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, और ये हम लोग खंड ग यानी बायोलॉजी वाले सेक्शन में आ जाते हैं। इसमें जो देखो जो पहला प्रश्न है आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह से फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। तो भाई इसको तो आप अपने कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो कि भाई फूंका जाता है तो फूंका जाता है तो हम लोग के मुंह से भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी आप ऐसे मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, इसके डीप में ना जाओ तो भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो बाकी
चलो इसको मैं पूरा इसका अगर डीप में अगर इसके बताऊं तो डीप में ऐसे बोल सकते हो आप लोग इसका कि देखो आप लोग का सबसे पहले CaO क्या होता है, ये तो आपका चूना होता है नॉर्मल, ठीक है। और ये आप लोग का CaOH ट्वाइस क्या होता है भाई, ये तो आपका बुझा हुआ चूना होता है, ये आपका बुझा हुआ चूना होता है और ये नॉर्मल बिना बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि चूने के पानी से भरी प्रखनली में, चूने के भरी पानी से मतलब ये होता है आपका बुझा हुआ चूना, इसमें पानी भी होता है। जब मुंह से इसमें फूका जाता है, मतलब एक तरह से इसमें मुंह से फूकने का मतलब कि CO2 इसमें डाला जाता है, तो क्या होता है, तो देखो CO2 डाला जाता है तो वही यहाँ पे मुंह से फूका जाता है, तो किसकी मौजूदगी के कारण यह दूधिया हो जाता है। तो ये तो दूधिया हो गया, वो बात अलग है, किसकी मौजूदगी का, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और अगर पूरी मैं अभिक्रिया की बात करूँ तो देखो कुछ इस प्रकार की आपकी अभिक्रिया हो जाएगी। एक मिनट मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखो CaOH ट्वाइस, ये तो हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जब हम लोग मुंह से फूकते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो होता क्या है कि आप लोग का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस जल का निर्माण हो जाता है, सिंपल। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि कुछ डायनासोरों में एक पर यानी पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका क्या अर्थ हुआ। देखो डायनासोरों में पिच थे यानी एक तरह से पर थे, लेकिन वो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं और ये उड़ते हैं। तो विकास के संबंध में इसको क्या हम लोग बोलेंगे, इस सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है, ये हम लोग कहेंगे। तो भाई नहीं, ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते कि सरीसृपों से पक्षियों का निर्माण हुआ है, क्योंकि सरीसृप क्या होते हैं, जैसे रेंगने वाले जंतु, जैसे कछुआ हो गया, सांप हो गया, ठीक है, ऐसे। या फिर सरीसृपों से पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है। ये क्या कह रहा है कि सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, तो ऐसा नहीं है, दोनों के बीच विकास संबंध है भाई साहब, तो यहाँ नहीं है बोल रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये तो आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग का थर्ड प्रश्न बोल रहा है कि दोनों ही जीवों में जो पिच है समजात अंग है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो समजात अंग क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। समजात अंग यानी देखो समजात अंग वे होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग की जो पंजे होते हैं, हम लोग का जो हाथ का पंजा होता है, आप देखे होंगे लगभग जो चमगादड़ का हाथ का पंजा होता है उसके लगभग समान ही होता है, तो इसको हम लोग समजात अंग बोल रहे हैं। समजात मतलब लगभग एक टाइप के दिखने वाले, जैसे आप हम लोग का जो पंजा होता है वो जैसे बंदर का पंजा होता है उसके पंजे के समान भी हम लोग का पंजा मिलता जुलता है, तो इसको हम लोग समजात अंग बोल सकते हैं। तो ये एक तरह से कुछ डायनासोरों के पिच थे यानी पर थे और पक्षियों के भी पर थे, लेकिन डायनासोर नहीं उड़ सकते थे लेकिन पक्षी उड़ सकते थे, ये बोल रहा है। तो इनके बीच विकास संबंध के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि वो मतलब ये समझात अंग है, सिंपल ये वाला। चलो इसके बाद हम लोग अगला 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी खानों से गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हाल ही में कुछ वर्षों में हुआ। भाई गहरी परतों से प्राप्त हो तो ये तो थोड़े बोल सकते कि जल्द ही उसका मतलब विलुप्त हुआ है, बहुत दिनों का विलुप्त हो गया होगा तो ये गलत है। जीव का विलुप्त हजारों वर्ष पहले, ये कह सकते हैं कि मतलब भाई गहरी परतों में पाया जा रहा है एकदम नीचे, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका मतलब अंत बहुत दिनों पहले हुआ होगा, ये वाला हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग देख सकते हो ये एक चित्र दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है कि ए बी सी किस क्रम में होंगे, ये ए और बी और सी किस क्रम में होंगे ये हमें बताना है। ये आप लोग का एनसीईआरटी की को मतलब ये चैप्टर में ये फिगर एकदम दिया हुआ है और उसी को यहाँ पे मतलब पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे देखो जो ये ऊपर वाला इसका भाग होगा, जो ये ऊपर वाला भाग होगा ये वाला, इसको हम लोग प्लीम्यूल यानी एक तरह से प्रांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रांकुर बोलते हैं, क्लियर। और देखो उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट होता है जो थोड़ा बड़ा है, देखो सी वाला ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग मूलांकुर बोलेंगे, ठीक है, मूलांकुर, मूलांकुर, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग रेडिकल बोलते हैं, ये जड़ वाला भाग होता है, जैसे जड़ वाला। ये देखो आप एक चना देखे हो ना, चना, चना जो होता है उसको आप लोग मतलब बोते हो खेतों में, तो क्या होता है कि चना दो दली होता है, जैसे बीच में उसका दल होता है, तो आप लोग देखे होंगे वो फट जाएगा जब उसको हम लोग खेतों में बोएंगे, और आप 2 दिन 3 दिन बाद उसको जाकर देखोगे तो बीच में से उसका एक तरह से पेट जिसको हम बोलेंगे वो फट जाता है, और फटने के बाद एक ऊपर की तरह मतलब डंडी निकलती है, एक नीचे की तरह निकलती है। तो नीचे वाली जो डंडी निकलती है
वो जड़ होती है, जड़ में चली जाती है और उसको हम लोग मूलांकुर बोलते हैं। और जो ऊपर वाली होती है, शुरू में जो नीचे वाला जड़ होता है उसका ज्यादा मतलब तेजी से निर्माण होता है, तो इसलिए वो बड़ा होता है। तो देखो ये वाला पार्ट बड़ा है, तो इसको हम लोग मूलांकुर बोलेंगे। और ऊपर वाला मतलब जो होगा, जो तना का भाग होगा जो ऊपर जाएगा, उसको प्रांकुर बोलेंगे। और जो ये दोनों आप लोग के ये जो दोनों दल होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बीज पत्र बोलते हैं। ठीक है, इसी में क्या होता है कि इसी में प्रोटीन होता है, इसी में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और जब तक पौधे में मतलब ऊपर जाकर पत्तियां ना आ जाए, ठीक है, तब तक इन्हीं से ये पौधा मतलब भोजन ग्रहण करते रहता है। क्योंकि पत्तियों का जब तक निर्माण नहीं होगा, भाई भोजन कहाँ से बनेगा, तो इन्हीं से मिलता रहता है पोषण, एक तरह से बोले तो पौधे को, सिंपल। तो ऊपर सबसे ये हो जाएगा हम लोग का प्रांकुर, बी हो जाएगा बीज पत्र, और ये नीचे वाला मूलांकुर। तो प्रांकुर प्रांकुर, ठीक है, मूलांकुर नहीं, प्रांकुर बीज पत्र मूलांकुर, ये ग वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी का क्रम। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। देखो, ये जीव संरक्षण हेतु प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, देखो आप लोगों सलमान खान का एक नाम सुने होंगे कि एक बार उन्होंने एक काले हिरण की हत्या कर दी थी, तो जिसके खिलाफ उनके ऊपर केस चलता है, आज तक चलता है। आपने ये न्यूज में मतलब कभी ना कभी सुना जरूर होगा। तो ये जो अमृता देवी एक मतलब एक शायद महिला थी, ठीक है, बिश्नोई समाज की। तो उन्होंने ही इस आंदोलन को मतलब सबसे पहले शायद शुरू किया था, मुझे जहां तक याद है। तो इन्हीं बिश्नोई समाज के लोगों ने ही ये क्या किया था कि राजस्थान के जोधपुर में सलमान खान शूटिंग कर रहे थे, तो वही शायद मतलब माना जाता है कि काले हिरण की उन्होंने हत्या कर दिया था, शिकार कर दिया था। तो यही बिश्नोई समाज के लोगों ने उन पे केस किया था, और वो शायद केस आज तक चलता है। अब मुझे एक्चुअली पता नहीं कि अभी क्या हुआ, लेकिन शायद मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ये तो मैं आपको इस क्वेश्चन को ज्यादातर याद आपके माइंड में बैठ जाए, इसलिए ये सब चीजें बता रहा हूँ। सिंपल, यहाँ जीव संरक्षण हेतु ये मतलब अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, आप लोग यहाँ याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज, ओके, एक गोल तथा हरे रंग के बीज, गोल तथा हरे रंग के बीज को बीज वाले पौधे को कैपिटल आर, जहां देखो कैपिटल आर आर है और स्मॉल वाई है, झुरीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे यानी स्मॉल आर वाई वाई से संकर कराया जाए तो F1 पीढ़ी में क्या होता है। यानी ओके, कैपिटल आर आर स्मॉल वाई, और कैपिटल आर आर क्या प्रदर्शित कर रहा है, मटर की ये गोल बीज तथा ये गोल, ठीक है, ये गोल और ये हरे रंग के बीज को प्रदर्शित, ये हरे को प्रदर्शित कर रहा है। और नीचे आपका स्मॉल आर है, स्मॉल आर, और कैपिटल वाई इस ये स्मॉल आर किस प्रदर्शित कर रहा है, ये झुरीदार को प्रदर्शित कर रहा है। और ये कैपिटल वाई यहाँ पीले को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये संकर्ण में क्या होगा, ये संकर्ण जब इसमें कराया जाएगा तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा, हमें ये मतलब यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ आपने अगर इसको पढ़ा होगा अच्छे से मेंडल का नियम, तो आप आसानी से इसको बता सकते हो। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त होगा। यानी कैपिटल आर यानी गोल बीज प्राप्त होगा हमें, और स्मॉल आर मीन्स हमें मतलब स्मॉल आर मीन्स झुरीदार बीज का यहाँ पे गुण छिप जाएगा इसके अंदर, गोल बीज के मतलब ये अंदर क्लियर दिखाई नहीं देगा। और कैपिटल वाई मीन्स यहाँ पीले रंग का गुण दिखेगा और हरे रंग का गुण यहाँ पे इसके अंदर छिप जाएगा, यानी गोल और पीला हमें बीज प्राप्त होगा, और जिसके अंदर हम लोग का एक तरह से मतलब झुरीदार और हरे रंग का गुण इसके अंदर छिपा होगा, जो नेक्स्ट पीढ़ी में प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ गोल, यहाँ पीला, F1 पीढ़ी में गोल पीला, ये ऑप्शन सही होगा। तो गोल पीला कहाँ ऑप्शन है, फर्स्ट में ही है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा मैं इरेज करता हूँ, और यहाँ पे देखो, ये हम लोग का मादा जनन तंत्र के भागों को पहचानना है। निम्नलिखित चित्र ए में मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है, क्या ओके, यहाँ पे ए दिया है, ये देखो यहाँ पे ये ए दिया है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे तीर से दर्शाया गया कि ये मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित कर रहा है। चलो तो हम लोग इसको जान लेते हैं। बाकी देखो यहाँ क्वेश्चन में बताता हूँ, आपका 6 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन सहित आपका व्याख्या करने को आ जाएगा, या केवल सचित्र वर्णन करने को आ जाएगा, या आप लोग का
नर जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र का भी आ सकता है। तो दोनों आप लोग क्लियर कर लेना, मादा जनन तंत्र या फिर नर जनन तंत्र, दोनों आपको क्लियर करना है एकदम अच्छे से। 6 मार्क में बायोलॉजी में निश्चित है आना ही आना है, ठीक। और उसके अलावा साथ में मतलब बायोलॉजी में और क्वेश्चन जैसे आप लोग का मानव हृदय की मतलब आंतरिक संरचना के बारे में, या मतलब एकदम उसका फिगर बनाकर उसके बारे में व्याख्या करना, ठीक है। ये एकदम हॉट टॉपिक भाई, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आने वाले टॉपिक है, क्लियर। तो इनको तैयार आप लोग कर लेना। तो देखो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये कौन सा भाग है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं पूरा का पूरा। यहाँ पे देखो ये जो सबसे नीचे वाला ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग ग्रीवा बोलते, नहीं, ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ इसको ग्रीवा बोलते हैं। ये जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग वर्जाइना यानी इसको योनि बोलते हैं, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग ग्रीवा बोलते हैं। ये क्या होता है हम लोग का, ये वाला पार्ट ग्रीवा होता है, ठीक है। और उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें, ये वाला हम लोग ये वाला पार्ट देखें तो ये क्या होता है, यही होता है गर्भाशय, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये जो ये वाले दिख रहे हैं, ये दो, एक इधर एक इधर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाशय, क्लियर। उसके बाद चलो यही इतना ही हुआ। अब क्या मतलब अंडाशय बोलते हैं इसको, इंग्लिश में हम लोग ओवरी भी बोल सकते हैं, क्लियर। और यहाँ पे ये जो दो नलियां जा रही हैं, देखो यहाँ पे एक छूट रहा था इधर से एक इधर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अंडवाहिका बोलते हैं। तो यहाँ हमें ये देखो ए से टिक किया था कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, सिंपल। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार हम लोग अंडाशय, ये सही हो जाएगा, ठीक, क्वेश्चन के अनुसार। चलो तो ये हम लोग का घ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 20 ऑब्जेक्टिव कर लिया। अब देखो नीचे आप लोग ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो सब्जेक्टिव जो प्रश्न है उनको आप लोग कहोगे तो मैं सुबह जो वीडियो लाऊंगा उसमें ये सारा का सारा सॉल्व करा दूंगा आपका। बाकी आप लोग फिजिक्स में, अगर मैं फिजिक्स में बात करूं, फिजिक्स वाले पार्ट में, तो ये विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि मैं आपको करा चुका हूं, सॉल्व करा चुका हूं। ये प्रश्न आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, आप लोग साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, इसको मैं करा चुका हूं। ये विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि और एक विद्युत जनित्र का, ठीक है, निश्चित है किसी में जनित्र का आएगा, किसी में विद्युत मोटर का आएगा, आना ही आना है फिजिक्स वाले पार्ट में, क्लियर। तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। उसके अलावा और 6 मार्क में आएगा, क्लियर। और यहाँ पे केमिस्ट्री वाले पार्ट में तो भाई आप लोग का जैसे आप जानते ही हो कि भाई आपका IUPAC नेमिंग से तो भर भर कर क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और यहाँ भी पूछेगा, तो ये चीजें तैयार कर लेना। बाकी जो फर्स्ट चैप्टर में आप लोग का कुछ अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रियाओं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो उनको भी आप लोग देख लेना। जैसे देखो यहाँ पे ये डाला गया है, ठीक है, तो आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, क्लियर। यहाँ पे आप लोग का टिप्पणी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा अथवा कर देगा 6 मार्क वाले में, तो टिप्पणी आप सब पे तैयार कर लेना है। संयोजन अभिक्रिया दिया है, संक्षारण दिया है, भर्जन दिया है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप लोग का निस्तापन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग की आधुनिक आवर्त सारणी हो गई, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है जिन पे टिप्पणी लिखने को आपको बोल सकता है, तो उसको भी आप लोग देख लेना, तैयार कर लेना। और ये बायोलॉजी वाले सेक्शन में तो मैं आपको बता ही दिया कि मानव जनन तंत्र या नर जनन तंत्र के बारे में आपको पढ़ लेना है, आना ही आना है। उसके अलावा हृदय के आंतरिक काट या उसकी संरचना के बारे में आपको पढ़ लेना है, पूरी की पूरी फिगर सहित। उसके अलावा यहाँ देखो एक काफी इंपॉर्टेंट ये भी है कि वृक्कों में मूत्र का निर्माण की पूरी प्रक्रिया का सचित्र वर्णन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इन सब टॉपिक को दोहरा लेना। बाकी आप बताना कि यार ये आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही यार इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। और आपके जितने भी, फिर एक बार कहूंगा, 9th के आप लोग के जितने भी छोटे भाई हैं जो इस साल अब 10th में जाएंगे, उन सबको इस वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर उनके पास फोन है, और फोन नहीं है तो आपकी जब क्लासेज स्टार्ट होगी 11th क्लास की, तो भाई उन सबको आप बता देना कि इनको आप फॉलो कर सकते हो, आपको अच्छे से ये पढ़ाएंगे, ठीक। तो चलो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना।